मैंने एक टीवी कवरेज देखा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, सीए का जो एजिटेशन चल रहा था शाहीन बाग का, उस वक्त मैं टीवी कवरेज बहुत देख रहा था और एक सीन हमने देखा, ये यूपी के ही किसी शहर का था जहां कोई नेशनल मीडिया का रिपोर्टिंग कर रहा था और उसने चंद मुस्लिम लोगों से बात की। उसमें एक यंग लड़का था, उसने उससे जवाब दिया कि भाई कल को ऐसा हो जाएगा, डिटेंशन सेंटर बन रहा है, आप अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाए तो ऐसा होगा, तो क्या होगा। तो उस यंग लड़के ने जवाब दिया कि भैया होगा तो फिर होगा, वही होगा जो होना चाहिए। इस तरह उसके तेवर थे और उसने कहा कि अगर मेरी माँ को कोई ये कह के ले जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो और उसे डिटेंशन में डालना चाहेगा तो मैं तो हथियार उठा लूंगा। और ये सुनकर मैं स्टन्ड रह गया था सही साहब कि ये देश किस तरफ जा रहा है। और बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे देश के जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गर्म हवा जो है जो बता रही है कि मुस्लिम नौजवान जो आज मायूस है उसको एक सेंस तो बताना है कि ये डायरेक्शन गलत है और ये सही है, उस तरफ मोड़ना है। ऐसा एग्जैक्टली मैंने यही पैगाम दिया है। इसका क्लाइमेक्स बहुत शॉकिंग है जो अभी शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग यूट्यूब पर ये फिल्म देखना चाहेंगे तो वो क्लाइमेक्स का जो है हुक बना रहे कि दादा के ज़रिए पैगाम यही दिया जाना है कि मुसलमान अपने देश का गद्दार नहीं है। जब देश की बात, मुल्क की बात आती है तो एक मुसलमान अपने बेटे की कुर्बानी भी दे सकता है और ये कुर्बानी इस फिल्म में दादा ने दी है और फीचर फिल्म में भी देगा। जी, ये तो आज के हालात भी बता रहे। जैसा मैं पढ़ रहा था कारगिल में जो कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपनी कुर्बानी दिया, उनकी माँ थी जी, ये वालिद तो नहीं था, लेकिन माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने जो है और अपने सिपाहियों को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उसके लिए मुझे फख्र है। बिल्कुल कैप्टन हनीफुद्दीन के ऐसी माएँ भी हैं मुसलमानों में, ऐसे बाप भी हैं, दादा भी हैं। और फिर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म जो है ऐसे हालात में आई है जब बॉलीवुड में भी बड़ी पॉलिटिक्स है, हेट्रेड है, नफरत की सियासत है, तो आपको कमर्शियल प्लेटफॉर्म कौन देगा, ये दिखाएगा कौन, क्या ये दिखाई देगा? नहीं, इसके बावजूद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। टनल के उस किनारे रोशनी है और बॉलीवुड डिवाइड हुआ है और आज उस पर मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चेहरे जो है बड़े नोन हैं और वो जाहिर हो चुके हैं कि वो विच साइड ऑफ द फेंस खड़े हैं, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक गांधीवादी आदमी हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन में गोडसे के एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। गांधी में हज़ार बुराइयां बताई जाती हैं, थ्रू सोशल मीडिया में पढ़ता रहता हूं और रिएक्ट भी करता हूं आपस में, लेकिन जो नॉन वायलेंस का पैगाम है, जो कौमी यकजहती का पैगाम है, वो उसको तो बहुत बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े लीडरों ने माना है। अब बराक ओबामा जैसा आदमी कहता मैं गांधी का एडमायरर हूँ, मार्टिन लूथर किंग जो है वो गांधी के एडमायरर थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी की तारीफ की है। मैं बताऊं कि इससे पहले मैंने एक फिल्म बनाई है लिटिल गांधी, तो वो भी गांधी की आइडियोलॉजी पे थी। इसमें भी हम क्लाइमेक्स में गांधी के जरिए, गांधी की तालीमात के जरिए कुछ कहने जा रहे हैं। आपका मतलब ये है कि आज जो है हमारे मुल्क में जो गर्म हवा चल रही है वो गांधी वर्सेस गोडसे ही लड़ाई है। बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं जो दबे लफ्ज़ों में कहना चाह रहा हूँ आपने उसे बिल्कुल समझ लिया और मैं समझता हूँ ऑडियंस भी आज की जो है बड़ी पढ़ी लिखी है और समझदार है, वो समझ रही है कि आपकी ये फिल्म कब तक कंप्लीट हो जाएगी, कब रिलीज? इसी 2021 के एंड तक ये फिल्म फीचर फिल्म थिएटर में देखी जाएगी। उस थिएटर में गोडसेवादी घुस गए तब क्या करें आप? गोडसेवादी का तो देखिए ये मुट्ठी भर भी नहीं है और तब तक हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नहीं, हालात की बात ये है गर्म हवा नॉर्मल हो सकती है। नहीं, हवा नॉर्मल नहीं होगी। हवा नॉर्मल नहीं होगी कि इसके पीछे जो है मतलब कि कम्युनलिज्म का बीज बोया गया है, तो हवा रहेगी। लेकिन जब हम गांधी और गोडसे की बात करते हैं
तो 30 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, मैं मोदी साहब की कुछ एंगल में बड़ी तारीफ करता हूँ, उनकी आइडियोलॉजी से मैं इख्तलाफ भी रखता हूँ। तारीफ इसलिए करता हूँ कि ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। आई डोंट नो वेदर ही हैड बीन अ टी सेलर बॉय और नॉट, लेकिन जहाँ से वो उठकर जिस मकाम तक वो आदमी पहुँचा है, तो इट्स ए सक्सेस स्टोरी एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। अब आइए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, आपकी आइडियोलॉजी से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, मेरी आइडियोलॉजी से आपको हो सकता है, तो वो है। तो वो गांधी जी की समाधि पर जाते हैं और वहाँ पुष्प अर्पण करते हैं। मैं भी गया हूँ गांधी की इस पर समाधि पे। इसी हमारी फिल्म लिटिल गांधी का मुहूर्त हमने दिल्ली में किया था, गालिब एकेडमी में। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वहाँ कहा गया मुझे कि यहाँ लाइट्स आप ज़्यादा नहीं लगा सकते एकेडमी में जी, मुहूर्त के वक्त। तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी फिल्म बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, हालांकि उसमें बहुत प्रोमिनेंट लेडी थी, ग्रेसी सिंह, जिन्होंने लगान में आमिर खान के अपोजिट रोल किया था। तो मैंने पूछा भाई यहाँ का मैनेजर कौन है? कोई सम हसन रजा वॉज देयर, वेरी जेंटलमैन। उनसे मुलाकात हुई, आदाब सलाम हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे मिराग मिर्ज़ा रिवील हुआ तो उन्होंने कहा हम तो आपको पढ़ते रहते हैं। तो बोले ऊपर आइए। उनके कैबिन में गए। हमने कहा बड़े शर्म की बात है, क्या हो गया? मैंने कहा मिर्ज़ा गालिब एकेडमी है। अंधेरे में नहीं, इस एकेडमी में मिराग मिर्ज़ा पर पाबंदी लगाई जा रही है। बोला कैसी पाबंदी? बोला हॉल में आप एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगा सकते। तो बोला किसने कहा? कोई आपको जितनी लाइटें चाहिए लगा लीजिए। ये जोक हुआ। तो उसके बाद हमने गांधी राजघाट पर कुछ शॉट्स लिए थे। वहाँ परमिशन में बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो हमने दिल्ली के मीडिया को, उसमें कुछ नेशनल मीडिया के लोग भी शामिल थे। हमने कहा था मुझे पता नहीं कि दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है या अरविंद केजरीवाल इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, लेकिन गांधी राजघाट के लिए परमिशन के लिए 1 विंडो होना चाहिए। 10 विंडो जाकर हम परमिशन के लिए भटक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा हंगामा भी हुआ था। फिर कुछ डिबेट की बात हो गई थी और मेरे पास वक्त नहीं था तो मुझे जाना पड़ा। ये सब हो चुका है। तो गांधी ये है कि बहुत से लोगों को न चाहते हुए भी दिल में गांधी के लिए नफरत है, लेकिन ज़बान से मोहब्बत और रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है। तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि गांधी इस शूट के लिए आपको पाबंदी यानी तकलीफ का सामना हुआ, लेकिन अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर है, बहुत सारा यूपी है, मगरबी बंगाल है, गर्म हवा और भी गर्म हो रही है। फिर उसके बाद 2024 है, तो आपको ये फिल्म रिलीज़ करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। रिलीज़ आप सोशल मीडिया पे कर चुके होंगे अगर भी, तो आपको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को आप चोट कर रहे हैं वो भी बड़े पावरफुल है। तो क्या आप मुकदमेबाजी झेलने के लिए और इसका रिपरकशंस के लिए तैयार हैं? अब सवाल ये है कि मैं ख्वाजा मुतबास को एडमायर करता हूँ और मैं फिल्म लेखक, डायरेक्टर, शायर जो भी कुछ हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो मैं महसूस करता हूँ कहीं ना कहीं एक सोशल एक्टिविस्ट छुपा हुआ है, जो बाहर आता है तब जब मैं कभी कभी उर्दू में कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो उससे मैं अपने गुस्से को, अपने एहसास को जाहिर करता हूँ। अब आप पूछेंगे आप उर्दू में ही आर्टिकल क्यों लिखते हैं, तो मैं यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि जो मैं लिखता हूँ वो अंग्रेज़ी या हिंदी में छपेगा नहीं, रिजेक्ट कर लिया जाएगा। उर्दू मीडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो छापते हैं और वो उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें एक हमारे अजीज़ हैं मुंबई उर्दू न्यूज़ के जनाब शकील रशीद साहब, जब मैंने कुछ वहाँ भेजा और ये सोच कर भेजा कि शायद शकील भाई इसको कचरे की पेटी में डाल देंगे कि मिराग मिर्ज़ा बहुत वायलेंट हो रहा है, लेकिन मैंने महसूस किया कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और वो ये देख कर कि भाई एक लिखने वाले की राय है, छापा। दूसरा अखबार राष्ट्रीय सहारा है, वो भी कभी जो है किसी भी चीज़ पर एतराज़ नहीं करते। हालांकि मैं लिखने में एहतियात रखता हूँ कि मैं सड़क वाला एक्टिविस्ट नज़र ना आऊँ, लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो उर्दू अखबार से निकल के जनरल मीडिया में जाएगी फिल्म की सूरत में।
हाँ, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। तैयार इसलिए हूँ कि मैंने एक देशभक्त की तरह देश हित में हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक खूबसूरत मिसाल इस गर्म हवा के जरिए देने जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट मैसेज जो भी हो, लेकिन किसी को हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है। अगर आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन आज राइज हुई है, ये सभी लोग एतराफ़ कर रहे हैं, सारी अपोजिशन भी बोल रही है, तो उसके जिम्मेदार अगर आप हैं तो उसे सुधारिए। हम आपको अदालत में बुलाने की बात नहीं कर रहे हैं। देश आपका है, आप बोलते हैं, तो आपको ही एक जो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है उसके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा कि अगर उसके लड़के, हमने तो फिल्म में कहा है ये कि देश अगर सिविल वॉर की तरफ चला गया तो क्या करेंगे। हमारी ये शॉर्ट फिल्म में भी डायलॉग है। 80 में क्या हुआ था, 2.25 करोड़ की आबादी वाली कम्युनिटी जो है वो जब आ गई लड़ने पे, इंदिरा गांधी को जान देनी पड़ी। और वो मसला आज भी दबा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। खालिस्तान रेफरेंस में आज भी आ रहा है। सही साहब, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं। यानी यहाँ पर हमारे भारत की अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ है और कमज़ोर तबकात हैं, और उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती है वो इस हद तक न बढ़े और उनके साथ इंसाफ की आवाज़ उठाई जाए कि उनमें जो है कुछ लोग जो हैं गलत रास्ते पर न जाए, ख़ास तौर से नौजवान। जो ऐसा होता है बाबरी मस्जिद के बाद भी हुआ और 84 में जो है वो भी हुआ, सिखों पर जो मजालिम है उसके बाद भी हुआ। तो मुझे लगता है कि आपकी जो फिल्म है उसके सब्जेक्ट के करीब करीब हमारे नाजरीन पहुंच चुके होंगे। तो अभी आपसे बातें तो और भी होंगी बहुत, इंशाल्लाह। इसमें हम ये मुख्तसरन लास्ट मैसेज के तौर पे अभी फ़िलहाल के लोगों की जो दिलचस्पी भी गर्म हवा में बढ़ गई होगी, एक आखिरी पैगाम के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से? ये जो चूँकि पूरी बात हमारी जो है गर्म हवा के सब्जेक्ट पर आधारित है, तो हम मुस्लिम कम्युनिटी के भी स्पेशली नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसका रिपरकशन देखिए। जुल्म और जबर आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के वक्त से हो रहा है। आप अपना फोकस अपने एम्पावरमेंट में दें, एजुकेशन में लगाएं, इधर उधर ना भटकें, सोशल मीडिया के न्यूज़ पे न जाएं कि वहाँ मंदिर गिरा दी गई, यहाँ वो मुसलमान मार दिए गए। आपको अभी की जो सिचुएशन है कि आपको अपनी ताकत बनानी है। आप बहुत कमज़ोर हैं। बम्बई में नज़र आता है कि हाँ जी मुस्लिम जो बहुत संपन्न है, उनके पास पैसा है, कोई भूखा यहाँ नहीं रहता। तो ये शहर को एक वरदान मिला हुआ है कुदरती तौर पे कि यहाँ कोई भूखा सोता नहीं। आप ज़रा यहाँ से बाहर निकलिए, यूपी के किसी छोटे शहर में जाइए, बिहार के किसी छोटे शहर में जाइए, वहाँ जो कम्युनलिज्म की गर्म हवा, एक्चुअली ये गर्म हवा, ये सांप्रदायिकता की गर्म हवा है जो देश को जला रही है। अगर इस हवा को रोका न गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे, गॉड न करे, अगर इस हवा के ज़रिए देश सिविल वॉर का शिकार होता है तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा, पढ़े लिखे नाजरीन जो है वो समझ सकते हैं और देश समझ सकता है। क्योंकि फिर जब आदमी सर पे कफन बांधता तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। और सर्वाइवल की लड़ाई हर ज़माने में हुई है। अगर कोई गन लेकर मुझे मारने आएगा तो हम तो लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे आखिरी सांस तक। वैसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन हमारी भी है। जितना राम प्रकाश हमारे दोस्त की है उतनी ही ये ज़मीन हमारी भी है। हमारे आबाओ अजदाद जो है यहाँ दफन है, इससे हमारा इमोशनल रिश्ता है। पाकिस्तान जब बन रहा था तो क्यों जो है बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ रह गए, क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी थी और उन्हें यकीन था कि यहाँ हमें हक मिलेगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से रह रहे थे। ये तो चंद सालों से ये माहौल बिगड़ा है, इक्का दुक्का फसादात होते रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच जो यकजहती रही है, जो भाईचारा रहा है, उसकी हज़ारों मिसालें मिलती हैं। तो हम अपने नौजवानों से यही कहना चाहेंगे भाई कि मेल मिलाप से आप भी उत्तेजित ना हो और एक्साइटेड ना हो किसी भी बात पे। और बेहतर तो ये होगा कौम के जो सोशल रहनुमा हैं और जो लोग हैं, सियासी अपना
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग कुछ काम करें और गरीब तबकों में एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करें। आज मुसलमानों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और जी, मैं समझता हूँ आपने मुद्दे की बहुत बड़ी बात कही है। जी 1857 के बाद भी मुसलमान ऐसे इससे ज़्यादा संगीन हालात के शिकार थे। तो सर सैयद अहमद खान ने जो रास्ता बताया एजुकेशन के ज़रिए और सेल्फ हेल्प के ज़रिए से ही आपका एम्पावरमेंट है और मुस्तकबिल है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके अलावा हमारे इस मुल्क में एक बहुत बड़ा पिछड़ा समाज भी है जिसमें ज्योतिबा फुले आए, डॉक्टर अंबेडकर आए, उन्होंने भी जो रास्ता बताया वो सेल्फ हेल्प, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और जो था एजुकेशन के जरिए से था। आज जदीद ज़माने में एजुकेशन एम्पावरमेंट ही जो है आपके मसाइल का असली हल है। जो असली ये जो गर्म हवा है उसकी हवा निकालने के लिए एजुकेशन को ही हथियार बनाना पड़ेगा और किसी और हथियार की ज़रूरत नहीं है। बेशक बेशक बेशक। इसके साथ मैं समझता हूँ कि मिराक मिर्ज़ा साहब का पैगाम जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचा है और वो फिर उसके बाद आपके तफसीली जो ख़यालात हैं वो फ़िल्म की सूरत में लोगों के पास पहुँचेंगे और फिल्म जो है बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि लोगों तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह ज़रूर। मिराक साहब, आपने इतने एक बोल्ड सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का एक फैसला किया और एक फिल्म को आपने हथियार बनाया। जैसा मैं कह रहा हूँ कि तालीम को हथियार बनाओ, वैसा आपने फिल्म को फ़िरका परस्ती के खिलाफ हथियार बनाया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया में और फिल्म मीडियम में एक नया ट्रेंड सेट करेंगे और जो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो कुछ भी कहा इंशाअल्लाह उस पर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और ये जो इतना मजबूत और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाने के पीछे भी हम कहेंगे एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत का ही हाथ है। एक्चुअली ख्वाजा अहमद अब्बास अगर मेरे आइडियल नहीं होते तो मैं ये सब कहानी बनाने की नहीं सोचता। कमर्शियल कहानी बनाता तो कभी कभी मेरे जहन में आता है कि एज ए कलमकार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए देश और समाज की तरफ। तो ऐसी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं कि कुछ मीनिंगफुल सिनेमा बनाओ। और मैंने ये सोच रखा है कि मैंने अपने डायरेक्शन में जो फिल्म बनानी है वो एक मीनिंगफुल कमर्शियल फिल्म होगी। कमर्शियल होगी लेकिन देयर मस्ट बी सम लेसन, सम मैसेज टू बी कन्वेड टू द मासेस, जिससे मुझे एहसास हो सके कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी की तरफ। अदरवाइज लगेगा कि मैं अपने लिए जिया, अपने लिए मर रहा हूँ बस। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सही साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स।